आप देख रहे हैं डीडी कशर, एहसास कश्मीर का। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास यहाँ पे होगी, इट इज़ द सेकेंड क्लास फॉर योर यूनिट दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट natural resources, exhaustible and inexhaustible natural resources, and in that very class we discussed about coal, formation of coal and products of coal. तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। उसमें हमने बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वन आर exhaustible natural resources and inexhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources are those resources which may not get exhausted by the human activities, or we can say ऐसे resources जो exhaust नहीं होंगे। For example sunlight हमने बोला था, for example air हमने बोला था। These are inexhaustible natural resources। जितना हम इनको यूज भी करते हैं लेकिन ये खत्म नहीं हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं inexhaustible natural resources। उसके बाद हमने डिस्कस किया था about exhaustible natural resources, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में हमने बोला था ऐसे रिसोर्सेज जिनका डर है कि जो खत्म हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। सो वी कैन से दोज नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच मे गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी, लेकिन जो यहां पे हम डिस्कस करेंगे अमंग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कोल, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड another exhaustible natural resource is petroleum and natural gas. So today in this very lesson we will discuss about petroleum and natural gas. What is petroleum? Petroleum is actually a dark colored thick liquid. Dark colored thick crude oil that is obtained from the crust of earth. कैसे निकालते हैं? By drilling wells. Wells drill किए जाते हैं and through those wells वहां से पहले natural gas बाहर आ जाता है, एंड विद द प्रेशर वहां से पेट्रोलियम भी बाहर आ जाता है। तो अगर अब बात करें कि एक्चुअली हाउ दिस पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड, ये पेट्रोलियम बना कैसे, इट इज सेड दैट अबाउट मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स जो सी एनिमल्स थे, जो सी में रह रहे थे, they died. When they died, they got buried in the sea, at the bottom of the sea, and with the passage of time, क्ले ऊपर से आ गया, सैंड ऊपर से आ गया, टाइम होता गया, ज्यादा ज्यादा उनके ऊपर लेयर्स बढ़ती गई, बनती गई। जितनी लेयर्स वहां पे बनती गई उतना वहां पे क्या हुआ, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगा। जो ये डेड एनिमल्स और प्लांट्स थे, मोस्टली एनिमल्स, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगा। उस प्रेशर के साथ साथ उनके वहां पे देयर वाज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं था, एंड हाई टेम्परेचर वाज देयर। सो वी कैन से in the presence of high temperature, high pressure and absence of air, they got converted into coal. वो they got converted into petroleum. वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो प्रोसेस हुई, इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स। इसलिए हम बोलते हैं पेट्रोलियम भी अब नए से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल to prepare this petroleum
in industries or in factories. That is not possible because it took millions of years कि जैसे ये plants, ये animals convert हो गए पेट्रोलियम में, millions of years लगे इस process में. इसलिए हम बोलते हैं ये जो पेट्रोलियम है that is also an exhaustible natural resource, so that we have to make judicious use of all the products of petroleum. Now the question is this petroleum used as a single entity? क्या ये पेट्रोलियम हम ऐसे ही यूज करते हैं? जैसे हमने कोल के बारे में पढ़ा था, हमने वहां पे कोल में देखा था, वहां पे सीधे ही कोल भी एज ए फ्यूल यूज होता था, कोल भी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता था. क्या पेट्रोलियम को हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जवाब इसका है नहीं. पेट्रोलियम पहले रिफाइन करना पड़ता है. पेट्रोलियम की पहले रिफाइनिंग होती है, प्यूरिफिकेशन होती है. एक्चुअली दिस पेट्रोलियम इज हैविंग डिफरेंट constituents, यानी पेट्रोलियम बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स का बना हुआ है, जिसमें हम देखेंगे जिसमें पेट्रोलियम गैस है, जिसमें गैसोलीन या जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, जहां पे और एक constituent that is diesel, another constituent that is kerosene, one more constituent that is lubricating oil, another constituent is bitumen. These are the different constituents of petroleum. पेट्रोलियम गैस जो होता है, ये पेट्रोलियम गैस एज ए फ्यूल यूज होता है, जिसे हम एलपीजी बोलते हैं. इन अवर होम्स जो सबसे ज्यादा फ्यूल यूज होता है इन टुडेज वर्ल्ड, दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. पेट्रोल जो होता है, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स, व्हीक्यूलर फ्यूल. डीजल जो बड़ी व्हीकल्स होती है उनमें एज ए फ्यूल यूज होता है. कैरोसिन एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है एज ए फ्यूल. उसके बगैर जो स्टोव्स हमारे पास होते हैं उनमें भी एज ए फ्यूल यूज होता है. lubricating oil is used for lubrication purposes. और जो bitumen है, bitumen is used in road surfacing. One more constituent is here, that is paraffin, paraffin wax. That paraffin wax is used in the formation of ointments and in the formation of candles. जो कैंडल्स हम घर में देखते हैं वो किससे बने होते हैं? पैराफिन से. और जो जेलीज होती है, वैसलीन होता है, वो वैसलीन भी इसी पैराफिन से बना हुआ होता है. So we can say this petroleum is actually it is having different constituents, and these constituents are petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, lubricating oil, bitumen and paraffin wax. Now there is a question कि ये अलग अलग constituents हम बाहर कैसे निकालते हैं? जब पेट्रोलियम हमने थ्रू वेल्स, जिन्हें हम कश्मीर में बोलते हैं मंतलकी ही रेसवानांच, उनसे जब ये पेट्रोलियम हम बाहर निकालते हैं तो उसके बाद क्या ये पेट्रोलियम सीधे हम यूज करते हैं? नहीं. उससे पहले इस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है. रिफाइनिंग मीन्स प्यूरिफिकेशन. रिफाइनिंग इज द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिससे हम पेट्रोलियम के जितने भी कंस्टिट्यूएंट से अलग अलग आते हैं उसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं. और ये रिफाइनिंग कैसे होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम.
fractional distillation of petroleum. As we know that this petroleum is having different fractions in it, उन fractions को अलग अलग करना, उन fractions को अलग अलग निकालना, that is called fractional distillation of petroleum. And what is the mechanism for that? The mechanism is because all the fractions of petroleum, जो मैंने अभी यहाँ पे fractions of petroleum लिखी थी, जिनमें पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, पैराफिन आता है, other constituents are there, they all are having different boiling points. They are having different boiling points. उनके boiling points अलग अलग होते हैं. उससे क्या होता है, उन्हें जब पेट्रोलियम रिफाइनरी में डाला जाता है, वहां पे हीट किया जाता है, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं, तो वो अलग अलग टाइम पे बाहर आ जाते हैं. तो उस रिफाइनरी के बाहर अलग अलग होल्स होते हैं जहां से उनको कलेक्ट किया जाता है. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. वेरी गुड. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इस क्लास में? अभी तक हमने पढ़ा पेट्रोलियम. अब मैं आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे. इज दिस पेट्रोलियम एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स? वेरी गुड. इट इज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. क्यों एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है? हम देखते हैं इसका कितना यूज होता है डे टू डे लाइफ में. ज्यादा यूज आजकल पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, इनका ज्यादा यूज होता है. And by these human activities, these products may get exhausted, or we can say petroleum may get exhaust. इसलिए हम इसको बोलते हैं it is exhaustible natural resource. अच्छा, can you tell me the name of that process जिससे हम अलग अलग fractions of petroleum को बाहर निकालते हैं? उस process को क्या बोलते हैं? Very good. That is called fractional distillation of petroleum. Fractional distillation of पेट्रोलियम. और एक क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन? कैसे इनको अलग अलग करते हैं? किस चीज को क्राइटेरिया बनाते हैं कि ये अलग अलग फ्रैक्शंस अलग अलग टाइम पे उस पेट्रोलियम रिफाइनरी से बाहर आ जाती हैं? बॉइलिंग पॉइंट. बिकॉज ऑल द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, इसलिए उनको हम बोलते हैं ये अलग अलग पॉइंट टाइम पे बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है. उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. और एक वन मोर क्वेश्चन कि ये पेट्रोलियम फॉर्मेशन कैसे हुई, किन से बना? वेरी गुड. जो ऐसे एनिमल्स थे और प्लांट्स थे इन सीज, मोस्टली एनिमल्स, वो कन्वर्ट हो गए आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. नाउ अभी हमने यहां पे बोला one constituent of petroleum, that is LPG. LPG आप सबों ने सुना होगा. What is the full form of LPG? It is actually liquefied petroleum gas. जब एक पेट्रोलियम गैस obtain होता है तो it is not easy to store that gas somewhere. अगर हम इस LPG का 1 किलो गैस भी लेंगे तो उस गैस को खुला छोड़ेंगे तो ये कमरा भी कम पड़ जाएगा उस 1 केजी पेट्रोलियम गैस के लिए, क्योंकि वो बहुत सारी जगह लेगा और उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन वो दैट विल नॉट बी इजी, और उसको कंटेन करना कहीं पे दैट विल नॉट बी इजी. उसके लिए कंटेनर्स कैसे हम लाएंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, दैट इज ए क्वेश्चन. इसलिए क्या किया जाता है, जो ये पेट्रोलियम गैस होता है इसको कंप्रेस किया जाता है. जब इसको कंप्रेस किया जाता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ये लिक्विड में यानी बहुत सारा अमाउंट जो पेट्रोलियम गैस का है उससे हम थोड़े से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. जब ये कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड फिर हम इसको बोलते हैं कि इसको हमने लिक्विफाई किया. दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ दिस liquefied petroleum gas. What are those advantages? First advantage is it is the mostly used fuel.
सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है आज की तारीख में फ्यूल, दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस एलपीजी इज, क्यों सबसे ज्यादा यही फ्यूल यूज होता है? इट इज हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट डज इट मीन कैलोरीफिक वैल्यू? हम देखते हैं कि हर एक फ्यूल का अपना अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी किसी भी फ्यूल का 1 kg लिया, उस 1 kg को मैं बर्न करता हूं। जब उस 1 kg को हमने बर्न किया, वो 1 kg कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट गिव्स अस द कैलोरीफिक वैल्यू। यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्यूल गिव्स हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट, दैट गिव्स द कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम इस एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं, दैट इज अबाउट 50,000 किलो जूल्स पर kg. That means if we will burn 1 kg of liquefied petroleum gas, that will give us how much amount of heat? 50,000 kilojoules. इतने किलो जूल्स हमें हीट मिलेंगे by burning only 1 kg of LPG. That is why we say that this LPG is having a very high calorific value. Another use of this petroleum gas is it produces no pollution. जब हम इस एलपीजी को बर्न करते हैं, वहां से कोई भी ऐसा गैस नहीं निकलता है जो कि एज ए पोल्यूटेंट हो, जो कि एयर का पोल्यूशन करे, या ऐसा कोई गैस जो हमारे लिए हार्मफुल हो। ऐसा कोई भी गैस नहीं निकलता है when we burn LPG. One more advantage of this LPG is it is easy to handle. It is easy to handle. Easily हम इसको हैंडल कर सकते हैं. It comes in those gas cylinders. उनको easily हैंडल किया जाता है और easily स्टोर भी किया जाता है और easily ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है from one place to another place. That is why we say that in today's world this LPG is an ideal fuel. ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, पोल्यूशन भी कम प्रोड्यूस करता है, कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, कन्वीनियंट यूज करने में होता है, स्टोरेज भी अच्छी तरह होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी तरह होती है। और जो अदर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पेट्रोलियम हैं, जिसमें हमने कैरोसिन देखा, डीजल देखा, पेट्रोलियम देखा, वो भी यूज अपनी अपनी जगह पे होते हैं, उनके भी बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन एलपीजी की ज्यादा एडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस इसकी बहुत कम या न होने के बराबर हैं। Now, it was all about petroleum. Now there is natural gas. Natural gas. Natural gas is actually methane. 95% इसमें मीथेन होता है. मीथेन इज आल्सो ए हाइड्रोकार्बन. एक्चुअली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं इस पेट्रोलियम के, दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स. चाहे पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, एलपीजी, ये जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जितने भी फ्रैक्शंस इसमें थी, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं. हाइड्रोकार्बन मींस कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. जो कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. और उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स में एक हाइड्रोकार्बन है, दैट इज मीथेन. अगर हम नेचुरल गैस में देखें, नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन विद सम अमाउंट ऑफ ईथेन एंड प्रोपेन. थोड़ा अमाउंट इसमें ईथेन और प्रोपेन का भी होता है, लेकिन मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस का, दैट इज मीथेन. अब इस नेचुरल गैस की क्या एडवांटेजेस हैं? What are the advantages of this natural gas? अगर हम देखें, आपने एक टर्म सुनी होगी
abbreviation, that is CNG. CNG is compressed natural gas. जैसे अभी हमने पढ़ा था वहां पे LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस करके लिक्विफाई करके LPG बना। इसी तरह जो नेचुरल गैस है इसको कंप्रेस करके क्या बना? CNG, that is compressed natural gas. This compressed natural gas is used as a fuel. बहुत जगहों पे इंडस्ट्रीज में इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है और आजकल हम देखते हैं दिस सीएनजी इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में इस सीएनजी को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। वहीं पे नहीं, इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया दिस नेचुरल गैस इज यूज्ड एज a fuel in our homes. अगर हम दिल्ली की बात करें एंड इन फ्यू स्टेट्स ऑफ गुजरात, वहां पे ये नेचुरल गैस जो है CNG, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है हर एक घर में थ्रू पाइपलाइंस में घर में पहुंचाया जाता है। इट इज द ओनली एडवांटेज विद CNG कि ये पाइपलाइंस के, जिस तरह हम देखते हैं वाटर टैप्स के थ्रू हमें पानी मिलता है उन पाइप्स के थ्रू, इन द सेम वे इन मेनी सिटीज ऑफ इंडिया दिस CNG इज गिवन टू द हाउस होल्डर्स फॉर टू यूज एज अ फ्यूल थ्रू पाइपलाइंस। उनको ये पहुंचाया जाता है। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस नेचुरल गैस, और वी कैन से compressed natural gas. And one more advantage of this compressed natural gas is it is an alternative. It is an alternative for petrol and diesel. आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियों में आजकल एक तो पेट्रोल पे भी चलती है, डीजल पे भी चलती है, उसके साथ साथ उनमें CNG भी डाला जाता है। CNG भी एज ए फ्यूल वो गाड़ियां यूज करती हैं और रन करती है। इसलिए हम बोलते हैं इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर पेट्रोल एंड डीजल। वेरी गुड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने पेट्रोल पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा, पेट्रोलियम के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट दिस LPG, liquefied petroleum gas. Why LPG is used as a fuel in our homes? Because it is having some advantages. What advantages are? It produces no pollution. It is having high calorific value. It is easy to store, easy to transport, and it is convenient to use. इसलिए हम बोलते हैं LPG is the best fuel that is used in our homes. उसके बाद हमने पढ़ा natural gas, compressed natural gas. This compressed natural gas is an alternative fuel for petrol and diesel, and it is supplied through pipelines to the householders in different cities of India. तो जिसको वो घर में एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो एट लास्ट जब हमने पढ़ा अबाउट दीज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, चाहे हमने पहले क्लास में कोल के बारे में पढ़ा, इस क्लास में हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा एंड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा। यहां पे एक सोचने वाली बात है। हमने बोला दिस कोल इज इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी जितनी भी क्वांटिटी में है, लेकिन वो क्वांटिटी बढ़ती नहीं जा रही है, वो घटती ही जा रही है। जितना हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उतना कोल कम होता जा रहा है। जितना पेट्रोलियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उतना पेट्रोलियम कम होता जा रहा है। इन द सेम वे जितना नेचुरल गैस हम यूज करते हैं उतना नेचुरल गैस कम होता जा रहा है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि एक टाइम आएगा व्हेन दीज exhaustible natural resources may not be available for our future generations. उनके लिए ये अवेलेबल नहीं होंगी, उनके लिए फिर वहां पे कुछ अदर अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसी दुनिया जहां पे हमारे पास कोल नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? एक ऐसी दुनिया जहां पे हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है
पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, एलपीजी नहीं है, इसके जितने भी फ्रैक्शंस है वो हमारे पास नहीं है। जरा सोचो कि दुनिया कैसे चलेगी। अगर हमारे पास सीएनजी नहीं है तो कैसे हो सकता है। जब ऐसा टाइम पहुंचेगा, अगर इन प्रोडक्ट्स का जुडिशियस यूज नहीं होगा, अगर इन प्रोडक्ट्स को हम जुडिशियसली यूज नहीं करेंगे, तो एक टाइम पहुंचेगा जहां पे लोगों के पास एनर्जी के लिए सोर्सेज नहीं होंगे, बहुत कम सोर्सेज होंगे। तो उस टाइम पे हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे देयर विल बी एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस विल बी देयर। इसलिए यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो भी फ्रैक्शंस है, चाहे कोल की, पेट्रोलियम की, या चाहे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यू हैव टू यूज दीज प्रोडक्ट्स जुडिशियसली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते टाइम आपको एक्सीलेटर ज्यादा नहीं देना है, स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ानी है। जितनी आप ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं, पेट्रोल उतना ज्यादा या डीजल उतना ज्यादा कंज्यूम होता जा रहा है। या अगर आप कहीं सिग्नल पे पहुंचे, सिग्नल पे पहुंचने के बाद अगर आपको लगे कि अभी 20-30 सेकंड तक मुझे रुकना है, यू हैव टू कीप द इंजन ऑफ योर व्हीकल ऑफ। इसी तरह आपको अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी यूज करने होंगे। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, वेदर इट इज टू टायर व्हीकल और 4 टायर व्हीकल, यू हैव टू चेक द प्रेशर ऑफ योर टायर्स रेगुलरली। जितना आपके टायर्स में प्रेशर ठीक रहेगा, जो प्रेस्क्राइब्ड प्रेशर होता है, जो प्रेस्क्राइब्ड एयर प्रेशर होता है टायर्स के लिए, जितना वो आपके व्हीकल्स में रहेगा बराबर, उतनी उसकी कंजप्शन भी ज्यादा होगी। इसलिए देयर इज एन एडवाइस कि इन जो ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ दीज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वेरी जुडिशियसली। थैंक यू। Stay at home, stay safe, wash your hands regularly, make use of masks. Allah Hafiz. Assalamualaikum. Welcome to today's teleclass. Today's topic will be continued as we have seen in the previous classes, the asexual mode of reproduction. Continue with the asexual mode of reproduction with the topic that is the artificial method of asexual reproduction. In artificial method, what happens is it's the humans activities involved more. वहाँ पर हमने देखा था कि by nature budding होती थी, fragmentation होती थी, fission होता था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर man की involvement ज़्यादा है। हमारी जो कोशिशें हैं वो उसकी उन मेथड से हम जो है इनको हम क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। तो एक मेथड है, एसेक्सुअल मेथड ही है जो कि आर्टिफिशियल में आता है, दैट इज कटिंग की हम बात करते हैं। आपने सुना होगा कि रोज कटिंग्स हम लगाते हैं, एप्पल्स की कटिंग्स लगाते हैं, या इवन ग्रेप वाइन या जो पोमोग्रेनेट कटिंग्स होती हैं, क्योंकि ये जो है कटिंग्स अगर हम सीड्स लगाने बैठे एप्पल के,
अगर हम सीड्स पोमग्रेनेट के लगाने बैठे, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। समटाइम्स क्या होता है कि सीड्स वायबल नहीं होते हैं, कि मीन्स वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, बहुत टाइम लगेगा इनको रिप्रोड्यूस करवाने में। तो जो कटिंग्स हम लेते हैं इन ट्रीज की, वो एक बहुत ही अच्छा मतलब मेथड है, इफ़ेक्टिव मेथड होता है, क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हम इसको कहेंगे कि वो एक क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें फराहम करता है। और इन कटिंग्स में हम क्या करते हैं, रोज़ कटिंग हो, चाहे मैंगोज़ की कटिंग्स हो, रोज़, मैंगो, इवन एप्पल, जो हमारे कश्मीर में अक्सर हम ये लगाते हैं एप्पल की कटिंग्स, तो उनमें क्या होता है, जो कटिंग्स होती हैं, इस स्लाइड से आपको क्लियर होगा, हम कोई भी एक ब्रांच जो है किसी भी प्लांट का जिसकी हम कटिंग लगाना चाहते हैं, उसका हम क्या करेंगे, एक ब्रांच लेंगे और ये ब्रांच जब हम सॉइल में लगाते हैं तो उसमें जो है एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होते हैं। और जब ही एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप किसी भी प्लांट के होते हैं, दैट मीन्स अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड, नाउ अ प्लांट इज कैपेबल इनफ फॉर इट्स सर्वाइवल, राइट। तो ये एक मेथड है जिससे हम एसेक्सुअल मोड, जो कि लेकिन आर्टिफिशियल मेथड, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये एसेक्सुअल मेथड है लेकिन आर्टिफिशियल मेथड है। अब दूसरा जो हम लेंगे इसी का एसेक्सुअल मेथड का जो है आर्टिफिशियल मेथड ही है वो भी, दैट इज लेयरिंग। लेयरिंग मीन्स वर्ड से ही हमें पता चलता है कि हमने किसी चीज को लेयर किया, कवर किया। तो किसी भी प्लांट का अगर ब्रांच जो है हम सॉइल में डालते हैं और उसको कवर करते हैं सॉइल से, और अगर वो पार्ट जो कि हमने सॉइल से कवर किया कैपेबल है कि वो अपने रूट्स जो हैं प्रोड्यूस कर सके, चाहे वो एडवेंटिशियस रूट्स ही वो प्रोड्यूस करते हैं, और उन रूट्स से जो है वो न्यू जो ब्रांच हमने सॉइल के अंदर लेयर की थी वो कैपेबल हो जाता है कि वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक पेरेंट प्लांट है, इसका एक ब्रांच जो है हमने क्या किया, इसको हमने लेयर किया सॉइल से, ठीक है। और जो ही ये सॉइल से हमने लेयर किया और ये डेवलप इसने एडवेंटिशियस रूट्स किए, और जो वेजिटेटिव जो शूट पार्ट है वो ऑब्वियसली जो फोटो ट्रॉपिक होता है वो ऊपर की तरफ सन की तरफ वो ग्रो हो जाएगा, और एक नया इंडिविजुअल जो है हमारे पास सेम प्लांट या सेम इंडिविजुअल जो है, जो कि पेरेंट इंडिविजुअल है, उसकी तरह हमारे पास ये तैयार हो जाएगा। ये एक और एक मेथड है जिससे कि हम कहते हैं कि लेयरिंग के प्रोसेस से, या ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, और लेयरिंग जिसे हम कहते हैं कि हमने रिप्रोडक्शन कंप्लीट की, इसको हम माउंड लेयरिंग कहते हैं, ठीक है। तो लेयरिंग में भी अगर हम देखें तो दो टाइप्स हैं, एक तो माउंड लेयरिंग है और दूसरा जो है एयर लेयरिंग, उसको हम बोलते हैं। एयर लेयरिंग में क्या करेंगे हम कि कोई भी पार्ट जो है प्लांट का उसको हम स्क्रैच करेंगे, वहां पर हम कवर करेंगे मड और पॉलीथीन से, और वहां पे फिर ये प्लांट क्या करता है, वहां पे ये जो पार्ट जो हमने स्क्रैच किया था, जिसको हमने कवर किया था मड से और पॉलीथीन से, वो कैपेबल हो जाता है कि वो वहां पर एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करे, डिटैच हो जाए इस प्लांट से जो कि पेरेंट प्लांट से, और फिर वो डेवलप होता है एक नए प्लांट में। तो इसको हम एयर लेयरिंग कहते हैं। दोनों ही माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग जो है ये स्ट्रॉबेरी वगैरह में जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम थर्ड मेथड की बात करें जो कि फिर से एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट होता है, तो एक स्टॉक होता है और एक सियोन होता है, इसको हम स्टॉक बोलेंगे, और जो हम इस पे ग्राफ्ट करना चाहेंगे उसको हम सियोन बोलते हैं। तो ये जो ग्राफ्टिंग होती है ये इसलिए हम करते हैं कि हमारा जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जो हम अपनी चॉइस का प्लांट ग्रो करना चाहते हैं। कोई प्लांट जो है वाइल्ड होते हैं, वो मतलब हमारे मनपसंद फ्रूट्स
नहीं देते, या क्रॉप्स जो उनका होता है that does not have high market value. तो अगर हम ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या हम रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक ऑर्किड है जिसमें प्लांट्स उगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एप्पल ऑर्किड है जिसमें कि से उसमें हम बोलते हैं गोल्डन, इट्स अ टाइप ऑफ एप्पल वैरायटी होती है ये गोल्डन की, गोल्डन वैरायटी ऑफ द एप्पल. अगर मेरे पास वो एप्पल वैरायटी है जिसको हम गोल्डन कहते हैं, मैं गोल्डन को नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास महाराजी से ज़्यादा हो. तो क्या करना है मुझे कि मुझे सिर्फ अब मुझे पहले तो अगर हम ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे तो मेरा जो पूरा बनाया ऑर्किड है उसको पूरा ख़त्म करके जो है न्यू प्लांट्स लगाने हैं, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्टेज उसमें हो जाएगा. और जो मतलब इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें कि जो मेरे पास ऑर्किड था वो ख़राब करना पड़ा और अब नए पौधे लगाने पड़े, तो वो सब सेव करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, क्विक रिप्रोडक्शन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उनमें ग्राफ्टिंग करेंगे. जो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है, जो हमारे पास प्लांट्स मौजूद है, उन पे हम अपनी वैरायटी, अपने मनपसंद का जो है सियॉन लगाकर उसको ग्राफ्ट कर सकते हैं. और जो हमारी चॉइस है उस टाइप के हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राफ्ट करते हैं, जो कि हमारे पास ये होता है. ये तो वही है जो हमारा चॉइस है, दैट इज द सियॉन. ये हमारे पास ऑलरेडी जो स्टॉक है उसको हम बाय मड एंड वी कवर इट विद द पॉलिथीन, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, ये ग्राफ्ट हो जाते हैं और ये हमें हमारी चॉइस के जो है प्लांट्स या हमारे चॉइस के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो हमें प्रोड्यूस करके देते हैं. सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ artificial method of asexual mode of reproduction. Now next one is the tissue culture. टिश्यू कल्चर जो है, यहाँ पर कल्चर किया जाता है टिश्यूज़ को. टिश्यूज़ में कोई भी प्लांट टिश्यू आता है, जैसे कि हमने लीफ लिया, हमने स्टेम लिया, पीटियोल लिया, फ्लावर का कोई पार्ट, कोई भी जो हम कह रहे हैं स्टेम का कोई पार्ट लिया, तो इस टिश्यू कल्चर में जो है कल्चर होता है, मीडिया बनाया जाता है अंडर द स्टरलाइजेशन, और वी कैन से इन द लैब we prepare by the sterilized methods, highly sterilized methods, we prepare the media and any part of the tissue that is cut appropriately, और उसको जो है कल्चर किया जाता है. उससे कैलस फॉर्मेशन होता है. कैलस क्या होता है कि जिसको हम बोलते हैं कि मास ऑफ सेल्स जो है ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, और इनमें जो है हम फाइटो हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं. अप्रोप्रिएट फाइटो हार्मोन्स का इस्तेमाल करके जो है इस कैलस को हम मल्टीपल शूटिंग के लिए कल्चर करते हैं, और मल्टीपल शूटिंग के बाद जब शूट्स हमारे पास तैयार होते हैं उनको हम जो है फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, और इससे जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमने आजकल देखे गए हैं. क्योंकि अगर हमें डिजीज़ रेजिस्टेंट कोई वैरायटी चाहिए या अगर हमें कोई हाई यील्डिंग वैरायटीज़ चाहिए, तो इसको हम टिश्यू कल्चर के ज़रिए जो है अपने फील्ड्स में फिर बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स इस मेथड से भी आए हैं, और ये हाईटेक मेथड इसको हम कहेंगे. तो ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड है जिससे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. और इन सबों में चाहे हमने कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग या टिश्यू कल्चर की बात की, तो किसी में भी हमने यहाँ पे देखा कि हमें गमीट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी. Methods of vegetative propagation are cutting, layering, grafting, plant tissue culture.
ख़त्म करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और जो दूसरा मेथड हमने बताया रिप्रोडक्शन का, दैट इज सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उस सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम प्लांट्स में, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन तो एनिमल्स में भी होगा और प्लांट्स में भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Sexual reproduction in plants. In this module, you will learn how sexual reproduction takes place in flowering plants. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ऑर्गन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट्स का, जो कि इन्वॉल्वमेंट करता है किसमें, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो वो फ्लावर है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए कि हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को जो है पढ़ें। यहाँ पर जब हमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है प्लांट्स में, तो हमें बहुत ही ज़रूरी है पहले हम किसको समझें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें इतना हमारे पास होना ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम बात करेंगे वर्ल्स की। दो टाइप्स के वर्ल्स होते हैं, एक तो इसमें एसेंशियल वर्ल्स होते हैं और इसमें एसेसरी वर्ल्स होते हैं। अगर हम एसेंशियल वर्ड्स की बात करें तो वर्ड एसेंशियल मीन्स कि जिसके बगैर रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती है, तो ये बहुत ही इनका होना बहुत ज़रूरी है। और एसेसरी मीन्स हेल्पिंग वर्ड्स, जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में या ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो भी रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें मदद करते हैं, ये इनको हम एसेसरी वर्ड्स बोलते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, इसको हम सेपल बोलेंगे या जिसको हम कैलिक्स भी बोलते हैं। ये तो पेटल्स हैं अगर हम इंडिविजुअली बात करते हैं, और कलेक्टिवली हम इनको कोरोला भी बोलते हैं, जो कि कलर्ड होते हैं। और इनकी जब हम बात करते हैं, फिलामेंट और एंथर, इसको मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलूंगी या एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। अगर अब हम इसकी बात करेंगे, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, इसको हम गाइनीशियम बोलेंगे। अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि दो ही वर्ड्स हैं, एसेंशियल और एसेसरी, तो यहाँ पर तो मैंने बहुत सारे पार्ट्स मेंशन किए, आप घबराइए नहीं। एसेंशियल वर्ड्स में जो है दो आते हैं, एक तो एंड्रोशियम आएगा और गाइनीशियम, और एसेसरी वर्ड्स में कैलिक्स आएंगे और कोरोला। तो टोटल वर्ल्स की अगर हम बात करें एक फ्लावर में कितने वर्ल्स हैं, तो 4 वर्ल्स हैं। 2 एसेंशियल वर्ल्स हैं और 2 जो हैं एसेसरी वर्ल्स हैं। अगर हम एसेसरी वर्ल्स को पहले ले लें तो कैलिक्स जो है यूजुअली ये ग्रीन होता है, या किसी किसी फ्लावर में ये कलर्ड भी देखा गया है।
अगर ये ग्रीन है तो मेन प्रोसेस जो है या मेन फंक्शन जो है इसका वो फोटोसिंथेसिस होता है, और अदरवाइज अगर कलर्ड भी होता है या इवन ग्रीन होते हुए भी, और एक जो फंक्शन है कैलिक्स का दैट इज टू सेव टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड फॉर्म। और जब हम बात करते हैं करोला की, पेटल्स की, वो कलर्ड होते हैं, और इनका क्योंकि कलरफुल नेचर होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। अब जब हम बात करते हैं अब एसेंशियल वर्ड्स की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो दो वर्ड्स की मैंने यहाँ पर बात की, एक तो गाइनीशियम की बात की और मैंने एंड्रीशियम की बात की। एंड्रीशियम जो है इसको हम मेल पार्ट कहते हैं, जिसमें फिलामेंट जो कि एक स्टॉक होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, या इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द एंथर ऑन इट। तो एंथर जो है वो एक्चुअली वो बाइलोब्ड यहाँ पे होता है, और वो एक्चुअल पार्ट होता है मेल पार्ट का या एंड्रीशियम का, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स या जिनको हम गैमीट्स बोलते हैं, मेल गैमीट्स, उनमें होते हैं एंथर्स में। और जब हम बात करते हैं गाइनीशियम की, इसका दूसरा नाम जो है हम कार्पल भी बोलते हैं या पिस्टल बोलते हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। एक तो ये स्टिग्मा पार्ट आता है, स्टिग्मा जो है वो कैरी करता है किसको, it's a part where the pollen grains actually are dusted, and it's the receiver of the pollen grain, and style is where through which the pollen grain passes, and ovary is where the ovules are present, and it is the site for the fertilization further. And this is the structure of the flower, which is very important, and for the sexual mode of reproduction, and further we will then see this ovary where the ovules are present. They are actually the sites where the fertilization takes place, but the fertilization and pollination is altogether different. I will just give a brief difference between the fertilization and pollination here. Pollination is only the transfer of pollen grains from anther to the stigma, that is the pollination. Occurs, it does not mean the fertilization is definitely occurring there. No, it is just the pollination. That means the pollens are reaching to the stigma, but the pollen grains, if they are reaching to the ovule, I mean they are reaching to the ovary, and there they are fusing with the egg, that is the fertilization. This is the difference between the pollination and fertilization. They are confused. They are saying if pollination is occurring, that is the fertilization. No, pollination, I am repeating, it is just the transfer of pollens to the stigma, and fertilization, it is the fusion of a male gamete, that is the pollen grain, to the egg that is present in the ovule of the ovary in the flower. That's it about the today's topic. Well, children, you can access to my Facebook web page, that is the biology
assistance for class 8 to 12, and I'm there to always to deliver you and help you whatever is under my capacity. Thank you. वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेतवार मन की बात प्रोग्रामस मं 31 मई सुबह 1 बजे